आदाब नाजरीन, आप एक्सक्लूसिव न्यूज़ देख रहे हैं और मैं आपका मेज़बान साहिल इकबाल हूँ। नाज़रीन किराम, जिस तरह से आप अब बखूबी इस बात से वाकिफ़ हैं कि असम्बली इंतखाबात के दौरान हम जितने भी कैंडिडेट्स इस दौरान मैदान में उतरे हैं उन तमाम कैंडिडेट्स में या यूँ कहें कि उनमें से चंद एक के साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत करें और उनकी राय जानने की कोशिश करें, और अगर वो इंतखाबात में कामयाब होते हैं, फातेह होते हैं, तो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के लिए क्या करेंगे। इसी सिलसिले में आज हम जड़ीबल आए हुए हैं, जड़ीबल कॉन्स्टिट्यूंसी आए हुए हैं और हमारे साथ जड़ीबल कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं उमर हाफिज़ साहब, जो कि आप हमारे फ्रेम में देख रहे हैं, और इनके हमराह कुछ पॉलिटिशियंस हैं जो रिवायती पॉलिटिशियंस रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने इलेक्शंस लड़े हैं। कुछ लोग जो हैं वो श्रीनगर शहर के मेयर भी रहे हैं। इस तमाम जो चीज़ें हैं इस पर हम आज उमर साहब से बात करेंगे और उनसे उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे और कैसे वो बाकी जो पॉलिटिशियंस इस कॉन्स्टिट्यूंसी में खड़े हुए हैं उनसे बेहतर कर सकते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। उमर साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सबसे पहले जो सवाल हम पूछना चाहेंगे और जो हमारे सारे नाजरीन जो है अक्सर व बेशतर हमसे पूछते हैं कि इससे पहले हम फुल फ्लेज्ड स्टेट में थे और असम्बली इंतखाबात होते थे। अब 10 साल के बाद लोगों को एक मौका मिला है कि वो फिर से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनें। तो वैसे थे एक कैंडिडेट, इस वक्त आप असम्बली इंतखाबात के लिए कैंडिडेट हैं, तो आप इन इंतखाबात को जो कि यूटी में पहली दफ़ा जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, इन्हें कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो आप सबका शुक्रिया और सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो बेनियाज़ हैं, सबसे ज़्यादा अता करने वाला है। आपने अपना वक्त दिया मुझे, उसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जो इलेक्शंस की बात है, अभी आपने यूटी के बारे में सवाल पूछा। यूटी में इलेक्शंस हुए पिछले 10 साल से। देखिए, ये बहुत हमारे लिए अफसोस की बात है कि आज 10 साल बाद इलेक्शन हुए। एक डेमोक्रेटिक नेशन में होने के बावजूद भी इतना टाइम हुआ। चलिए, अब 10 साल देर आए दुरुस्त आए, जबकि मेरा ये मानना है कि देर दुरुस्त नहीं होता है, सही चीज़ें सही वक्त पे होनी चाहिए। चलिए, अब कॉल चलता आ रहा है, देर आए दुरुस्त आए, फिर भी मैं वेलकम करता हूँ कि अच्छी बात है 10 साल बाद इलेक्शंस हुए। लोगों के काम होंगे जो बहुत टाइम से रुके हुए हैं, डेवलपमेंट वर्क रुका हुआ है, बाकी सारी चीज़ें इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो आगे फंक्शनल कंटिन्यू रहेंगी इलेक्शंस के बाद। उमर साहब, इससे पहले कि मैं आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी पर आऊँ, आपसे आपके ही बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। उमर हाफिज़ कौन हैं और जिस तरह से हमें पता चला है कि आप अच्छा खासा बिजनेस भी करते हैं, इस बावजूद आपको पॉलिटिक्स में आने की क्या ज़रूरत पड़ी? देखिए, अल्लाह का एहसान है मुझ पर, हर एक एंगल से, हर एक लिहाज से अल्लाह का एहसान है कि अच्छा खासा बिजनेस भी है, सारा कुछ अल्लाह ताला ने अता किया हुआ है। लेकिन सिर्फ शुनक कशीर पे वनान की मैं खैर, सिर्फ मेरी खैर छोड़िए, आप अपनी कौम के लिए आप क्या करेंगे, ये सबसे बड़ा एक सवाल है जी। जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स हैं, जो रवायती सियासतदान हैं, उन्होंने सिर्फ अपने घर बनाए हैं, अपने घर भरे हैं और कुछ भी नहीं। आज अगर हम इस दहाने पर खड़े हैं, वो सिर्फ रवायती सियासतदानों की वजह से हैं। क्योंकि सीधी सी बात है, मैं लास्ट टाइम भी ब्रीफिंग में ये बोल चुका हूँ कि जो रवायती सियासतदानों ने यहाँ से मैंडेट लिया जम्मू कश्मीर से, जब बीजेपी ने सपोर्ट वापस ले लिया पीडीपी से, उसके बाद 90 दिन में गवर्नमेंट बनानी थी, उसके बाद और 30 दिन एक्सटेंशन मिलता है। इसका मतलब कि 120 दिन में गवर्नमेंट बनानी होती है। तो आप सोचिए कि उन्होंने 120 दिनों तक गवर्नमेंट क्यों नहीं बनाई, तो 370 किस वजह से हटा? अगर उन्होंने अपनी कुर्सी की लड़ाई छोड़ के हमारे बारे में सोचा होता, अपनी कौम, अपनी आवाम के बारे में सोचा होता, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों के बारे में सोचा, इस ज़मीन के बारे में सोचा होता, तो हम आज इस खारी पे नहीं होते। जो हम इस टाइम पे खारी उठा रहे हैं, यहाँ पे नहीं होते हम। ये सब उसी डायनेस्टी पॉलिटिक्स की वजह से, उनकी आपस की कुर्सी की लड़ाई में हम आम लोग पिस रहे हैं जी। तो यही वजह है कि मैं खड़ा हुआ। जो डेवलपमेंट वर्क नहीं हुआ, हम भी कभी किसी पॉलिटिशियन को सपोर्ट करते थे, चाहे ए बी सी डी जितने भी थे, लेकिन फिर हमने भी नोटिस किया, मैं खुद अपनी बात करूंगा, मैंने भी नोटिस किया कि 5 सालों तक उसके बाद वो कभी पलट के नहीं देखते थे। चाहे किसी भी रूलिंग पार्टी से था, जो भी आते थे, बस जीत के जाते थे, पलट के कभी नहीं देखते थे। बंदे दरवाज़ा बंद रखते थे उनके, वो फिर कभी मुड़ के नहीं देखते थे कि भाई इन्होंने हमें जिताया, कम से कम 5 साल में एक बार इनके पास जाएं। तो यही वजह है, जब हमने देखा कि ये पलट के नहीं देखते हैं, तो लोगों ने कहा कि नहीं, हमें अपना बंदा होना चाहिए, हमारे में से जो हो, जो किसी डायनेस्टी पॉलिटिक्स से ना हो, आम लड़का हो। तो यही वजह है कि लोगों का प्यार, लोगों का साथ, कि मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ आज।
उमर साहब, आप आज़ाद लड़ रहे हैं, यानी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं आप। वहीं जो रिवायती सियासतदान हैं या फिर रिवायती सियासी पार्टियां हैं, वो अक्सर व बेशतर जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उन पर ये इल्ज़ाम लगा रही हैं कि ये आज़ाद पंछी हैं, या तो ये बीजेपी की प्रॉक्सीज हैं और ये आज़ाद पंछी हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। अगर हम इंतखाबात में ये कामयाब होते हैं, कल को क्या पता किन की झोली में जाके बैठी। तो इस पर कैसे रिएक्ट करें? देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैंने कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस तब ज्वाइन किया जब कांग्रेस डूबा हुआ था। अक्सर पेशतर मुझे दोस्त लोग कहते थे, जिनसे भी मैं मिलता था, कहते थे उमर चाखो तो खुच में से ना आए या डूबे मुत कांग्रेस से क्या कांग्रेस मज। उस टाइम में कांग्रेस के साथ रहा जब सुबह का बंदा शाम का पता नहीं होता था किस पार्टी में होगा। सुबह एक पार्टी में चाय पीता था, शाम को दूसरी पार्टी के साथ डिनर करता था। मैं वो बंदा हूँ जिसने तब भी कांग्रेस नहीं छोड़ा। ठीक है, तो जो एलिगेशंस हैं, ये एलिगेशंस चलती रहती है। ये मुहिम है, कॉम्पिटिटर्स हैं आगे, उनको डर है आज़ाद कैंडिडेट से, क्योंकि उनकी अब कुर्सियां छिन रही हैं। जैसे आपने पिछले असेंबली पार्लियामेंट इलेक्शंस में देखा, उमर साहब अपनी कैपेबिलिटी पे पार्लियामेंट इलेक्शन में लड़े, पार्टी बेस पे, तो उन्होंने हारा जी। ठीक है, जबकि रूहुल्लाह साहब ने लड़ा। मैं खुद अपनी बात करूँगा कि मैंने उनको वोट डाला, पार्टी बेस पे नहीं, मैंने उनके किरदार को वोट डाला। रूहुल्लाह साहब एक बहुत अच्छे इंसान है, मैंने उनके किरदार को वोट डाला, पार्टी को नहीं। और अगर पार्टी वोट पड़ता तो फिर उमर अब्दुल्ला शायद 5-10 लाख वोटों से जीत जाते। तो ये एक क्लियर मैसेज है, इनको डर है, क्योंकि पीडीपी ने भी कांड किए हैं, नेशनल ने भी किए हैं, हर एक ने किए हैं। इन्होंने ही बीजेपी को इधर लाया। आज ये हम आज़ाद कैंडिडेट्स को कह रहे हैं, हम लोगों को कह रहे हैं कि भाई ये कल को किसकी झोली में गिरेंगे, हम वो नहीं हैं। ये वही नेशनल कॉन्फ्रेंस है जो 2001 में एनडीए गवर्नमेंट में फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रहे। ये हमें क्या बोलेंगे? ये वही पीडीपी हैं जिन्होंने बीजेपी को सेक्रेटरीट में लाया। तब भी कांग्रेस ने इनको इंसिस्ट किया, आप आपस में गवर्नमेंट बनाओ, आप मत बीजेपी को लेके आओ। तो इन्होंने ही बीजेपी को ले आए और आज हमें ये कहेंगे कि ये बीजेपी के लोग हैं। ये सब एलिगेशंस हैं, बाकी वक्त आने पे सारी बातें पता चलेंगी। मतलब रिवायती सियासत हो या यहाँ इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बिलखुसूस अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जिन्होंने इससे पहले भी इलेक्शंस लड़े हुए हैं और जीते हुए भी हैं। जुनैद अजीम मतू हैं आपके हमरा, आपके अपोजिट हैं, और इसके साथ साथ तनवीर सादिक हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अब्बास माफ़ कीजिएगा आबिद अंसारी साहब हैं। तो इन सियासतदानों के साथ आपका मुकाबला है और आप खुद को कहाँ पर देखते हैं और बेहतर कैसे करेंगे कि लोग आपको वोट डालें? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जिसका पेशा सियासत हो, ठीक है, और जो ज़रूरत मजबूरी में लोगों की मजबूरी देख के, प्रॉब्लम्स देख के सियासत में आया हो, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इतना कि जितना शायद आसमान और ज़मीन में फ़र्क है। ये इनका बिजनेस है पॉलिटिक्स, ठीक है। आप रिवायती सियासतदान देखिए, किसी का बाप एमएलए रहा है तो वो भी एमएलए बनेगा, वो भी मिनिस्टर बनना चाहता है। किसी का कोई मिनिस्टर रहा है तो वो, ये एक डायनेस्टी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये डायनेस्टी पॉलिटिक्स इन्होंने बनाई है। आप अगर देखेंगे जो भी पॉलिटिक्स में आए हैं, चाहे ABCD जितनी भी पार्टीज़ हैं, उनका डेफिनेटली पास्ट में कोई ना कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन पेरेंटल रहा है। तो उस चीज़ को हम चैलेंज कर रहे हैं, हमारे लोग चैलेंज कर रहे हैं। और अगर उनको डर नहीं होता, उनको डर है, तो आज उमर साहब अपनी टोपी उतार के लोगों के सामने, मतलब मैं कह रहा हूँ कि भीख नहीं मांगते। मैंने लास्ट टाइम भी कहा अल्लाह ताला उनकी इज़्ज़त की हिफाजत करे, लेकिन ये नौबत नहीं आती कि वो अपनी टोपी उतार के लोगों के सामने भीख मांगते। और मैं कहाँ पे देखता हूँ अपने आप को, इंशाअल्लाह ताला लोग मेरे साथ हैं। आज अगर हम ज़डीवल कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, जहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ 10,000 लोग रैली में होते थे, आज वही 8 लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ होते हैं। पीडीपी को तो कोई पूछता भी नहीं है। आप ज़डीवल कॉन्स्टिट्यूंसी को देखिए, पीडीपी को तो कोई पूछता नहीं। बाकी जो ABCD बीजेपी है, वो तो लोग बेस्ट जज हैं, लोगों को सब कुछ पता है, लेकिन बोलते नहीं हैं। बस मैं ये कहूँगा, मैं कोई पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ, कोई नाच गाना नहीं कर रहा हूँ, कोई पैम्पलेट्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा वोट बात करेगा और इंशाल्लाह ताला वो इलेक्शंस के रिजल्ट के टाइम पे बात करेगा। बस आपने जो बातें की, इसमें आगे बढ़ने से पहले एक मुझे बात याद आ रही है कि एक मिनट रुकना इसको यार। अच्छा, फ़ोन करियो, बंद फ़ोन के मुझे ऐसे ठीक पका? हाँ ठीक। एक सेकंड। तो इश्क कतरा गरम मगर अच्छा अपने लोगों के लिए अब क्या करें।
उमर साहब, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और सवालात पे आएँ, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है। आप जिस तरह से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उठे हैं, तो वादी कश्मीर की अगर बिलखुसूस हम बात करें, क्या यहाँ पर एक पार्टी के झोली में गिरना काफ़ी मुश्किल हो जाता है एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के लिए जिनका फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिक्स से ना हो? क्योंकि हमने देखा बहुत सारे लोग जो हैं, जो खास तौर पर नौजवान जो हैं, वो इंडिपेंडेंट इलेक्शंस लड़ रहे हैं। क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी उन्हें लेने के लिए तैयार नहीं होती है कि ये पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं है? देखिए, जब हम कांग्रेस में साथ थे, हम अभी भी हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैंने कभी दामन नहीं छोड़ा कांग्रेस का। लेकिन जब अलायंस की बात हुई, मैंने तब भी आई वॉज द फर्स्ट पर्सन हु रिवोल्ट इन नेशनल कांग्रेस। मैंने पहले ही कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी भी ईमानदारी से अलायंस नहीं होने देगा, क्योंकि आप अगर अब देखेंगे, आज 20 दिन 15 दिन के बाद आप देखेंगे हमारे करा साहब को मैंडेट मिला बाटामालू से, तो उसके अगेंस्ट इमरान शाह को खड़ा किया। वकार साहब हुए बानिहाल से, उनके अगेंस्ट किसी और को खड़ा किया। बारामूला से हमारे किसी कैंडिडेट को मिला तो वहाँ पे किसी और को। इन्होंने हर जगह पे अपने प्रॉक्सीज खड़े किए हैं। तो पॉलिटिकल, अब देखिए, अपनी मजबूरी होती है पार्टीज़ की भी। मैं समझता हूँ हम इस टाइम पे ग्रेट अलायंस में हैं, तो उनकी मजबूरी है। बाकी लेने वेने का कोई सवाल नहीं है। जो इंसान जीत के आएगा उसको, वो उगते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और कोई लेगा भी नहीं, हमें ज़रूरत भी नहीं है, हम इंडिपेंडेंट ही लड़ेंगे, ऐसी बात नहीं है। लड़ने वाले हैं हम में दम है। इंशाल्लाह जब अभी असेंबली के लिए हम इंडिविजुअली खड़ा हो सकते हैं, हम आगे चल के इंडिविजुअली लड़ भी सकते हैं आम लोगों के लिए। जड़ीबल कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो उमर हाफिज़ जड़ीबल कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए क्या नया लेकर आएंगे, जो इससे पहले जो रिवायती पॉलिटिशियंस थे जिन्होंने यहाँ पर काम किया, जो यहाँ से जीत कर गए, वो नहीं कर पाए जो उमर हाफिज़? देखिए, मैं एक बात बताऊँ, मैंने इससे पहले भी कहा कि 5 साल, मैं इसलिए कह रहा हूँ 5 साल 6 साल ये टेन्यूअर होता है। जब यहाँ पे हालात अनरेस्ट थे, इतने हालात ख़राब थे कि हमने किसी भी पॉलिटिशियन को नहीं देखा मदद करते हुए। चाहे कोविड का टाइम आया, चाहे यहाँ पे एजिटेशन का टाइम था, अनरेस्ट था, जो भी था, ये सिर्फ अपनी लग्जरी घरों में बैठे थे, तो हम लोग आपस में मदद कर रहे थे। तो उसमें जो पैलेट विक्टिम्स हैं उनके बारे में मैंने इंशाल्लाह ताला सोचा हुआ है, वो बिल्कुल ही नज़रअंदाज हो गए। पैलेट विक्टिम्स हमारे, जो शायद किसी को याद भी नहीं होगा कि लाखों लोग अंधे हुए जो अभी भी सफ़र कर रहे हैं, बेचारे हमारे छोटे बच्चे, छोटे बच्चियां, लड़के हमारे जवान कितने ख़राब हो गए पैलेट्स की वजह से। उनके लिए मैंने सोचा हुआ है और मैं उनकी आवाज़ बनूंगा, क्योंकि मैंने खुद देखा है लोगों को क्या क्या मुश्किलात हैं। इनको क्या पता है जब यहाँ पे अनरेस्ट था कि हमारे लोकेलिटी में क्या हुआ, इनको नहीं पता है किन किन मुश्किलातों से दो चार होना पड़ा। वो मुझे पता है, मैं अपनी बात करूंगा, मुझे पता है, इसीलिए मुझे बेहतर पता है कि मैं अपने लोगों के लिए क्या करूंगा, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, इनको नहीं पता है। पैलेट विक्टिम्स उसमें आते हैं सबसे ज़्यादा। उसके बाद बाकी जो इश्यूज़ है, हेल्थ इश्यूज़ को लेकर, हेल्थ सेंटर्स को लेकर है, कम्युनिटीज़ सेंटर्स को लेकर है, सैनिटेशन का इशू है। और सबसे बड़ी बात है, आपको यकीन नहीं होगा, आज तक शायद ये रेशो आपको किसी ने नहीं बोला होगा, कश्मीर में 51 लाख कुत्ते हैं, 91,000। डू यू हैव एनी आइडिया? तो उनके बारे में क्या सोचा है? देखिए, पॉश कॉलोनीज से लेके आते हैं, हमारे जड़ीबल कॉन्स्टिट्यूंसीज में छोड़ते हैं। आप अगर गुपकार से जाएंगे, हैदरपुरा से जाएंगे, सनत नगर से जाएंगे, पीरबाग से जाएंगे, रावलपुरा से, वहाँ से कुत्ते आप देखेंगे ही नहीं। और अगर आप सोरा साइड से आएंगे, जड़ीबल साइड से आएंगे, खानियार आएंगे, हमारा हवल साइड से आएंगे, कम से कम एक बीट पे आपको 150-150 कुत्ते मिलेंगे, ये मैं गारंटी से कहता हूँ। तो उनके बारे में क्या सोचा इन्होंने? क्योंकि इनको पता है हम सुबह बख्तरबंद गाड़ी में बैठते हैं, हमारा प्रोटोकॉल होता है, तो हमें थोड़ी सड़क पे चलना है कि हमें कुत्ते काटेंगे या हमारे बच्चों को कुत्ते काटेंगे। उनको पता होता है हमारे बच्चे भी गाड़ियों में बैठते हैं, हम भी गाड़ियों में बैठते हैं। तो आम लोगों के बारे में क्या सोचा उन्होंने? राशन के बारे में क्या सोचा है उन्होंने? राशन के बारे में सोचा हुआ है कि देखिए 5-5, 3-3 किलो ये देते हैं, कहाँ 20-20 किलो, 30-30 किलो, कहाँ आज 3 किलो। तो उसके बारे में मैंने सोचा है कि हम फेयर शॉप्स और लगाएंगे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में, और उसके बाद जो 2 किलो 3 किलो है उसको बढ़ा के इंशाल्लाह उम्मीद है 10 किलो करेंगे, ठीक है। और लोकल स्कूल्स जो है उनको अपग्रेड करेंगे, हेल्थ सेंटर्स को अपग्रेड करेंगे, ताकि जो USGs टेस्ट वगैरह हो वो वहाँ पे हो जाए। जैसे कल मैं गया था डल में, सदकदल एरिया में, कानकश एरिया है, वहाँ पे इतनी, अल्लाह की कसम, इतनी खस्ता हालत है वहाँ पे। रूनी मोहल्ला नाम है, वहाँ पे टिन शेड में स्कूल था,
इतने छोटे छोटे बच्चे टिन शेड में पढ़ रहे थे। हैरत की बात है कि आज 21वीं सदी में जिसको हम स्मार्ट सिटी कहते हैं, क्या सदकतल स्मार्ट सिटी में नहीं आता है? वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी नहीं है, पानी नहीं है, स्कूल नहीं है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। उनके बारे में सोचा हुआ है मैंने, उनको अपग्रेड करेंगे। वहाँ पे कम्युनिटी सेंटर्स नहीं है, वो बेचारे कुछ बनाते, उनको दिक्कत हो रही है। परमिशन इशू नहीं हो रहे हैं, एक एक परमिशन में 5-5, 4-4 साल लगते हैं, और जिसकी वजह से करप्शन बढ़ जाता है। अगर परमिशंस में ईज होता तो करप्शन ऑटोमेटिकली कम होता। लेकिन क्या करता है इंसान कि चलो परमिशन नहीं है, चलो ऐसे ही कर देते हैं, किसी को पैसे दे देते हैं। लेकिन हम उस परमिशन को ईज इतना करेंगे ताकि वो विद इन वीक्स परमिशन इशू हो जाए। अलमिया की बात यह है कि आज तक पूरे एंटायर कश्मीर में और लद्दाख में, जम्मू में एक शायद है मेडिकल कॉलेज, पूरे कश्मीर लद्दाख में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है जहाँ पे, क्यों यहाँ पे मेडिकल कॉलेज नहीं बना सकते हैं? यहाँ पे उतना पोटेंशियल नहीं है लोगों में, बिजनेसमैन नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को हम एनहेंस करें, बूस्ट करेंगे, ताकि लोगों को हम अवेयर करें, भाई आप आ जाओ, बिजनेस, इसमें बिजनेस करो, इन्वेस्ट करो, तो उसको सपोर्ट करेंगे हम इंशाल्लाह। अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में हम HD नाइट विजन कैमराज लगाएंगे, जैसे अभी मिसिंग चिल्ड्रंस, अगर आप NCRB की रिपोर्ट देखेंगे, हर साल कम से कम लास्ट कुछ महीनों से 180 बच्चे मिसिंग हुए हैं। तो उनके बारे में क्या सोचा है? मैंने उस बारे में ये सोचा कि हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में मेन पॉइंट्स पे HD नाइट विजन कैमरा लगवाएंगे, और जिनका एक्सेस अपने लोकल PSs में रहेगा, जो डायरेक्ट कंट्रोल PS करें, पुलिस स्टेशन अपना कंसर्न पुलिस स्टेशन करें, ताकि चोरियाँ कम हो जाए, ड्रग्स रिलेटेड चीज़ें कंट्रोल में आ जाए, गलत चीज़ें ना हो, बच्चे हमारे सेफ़ हो जाए, हमारी औरतें सेफ़ रहें, हमारी माएँ बहनें सेफ़ रहें। उस चीज़ें में और भी बाकी सारी चीज़ें हैं जो आगे चल के आपको धीरे धीरे पता चलेगा। इससे पहले कि हम इख्तिताम करें अपने इस गुफ्तगू को, एक और सवाल पूछना चाहूँगा मैं। आपने कहा कि जड़ी बल को जो है इग्नोर किया गया, वहीं जो फॉर्मर मेयर हैं श्रीनगर शहर के, जो फॉर्मर मेयर रहे हैं जुनैद अजीम मत्तू, वो एक तो मेयर रहे थे श्रीनगर शहर के, और उसके साथ साथ हाल ही में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जड़ी बल के लोगों के लिए वो हमेशा खड़े हैं, और वो उनके घर तक जाएंगे, उनकी हर चीज़ जो है वो उसको देखेंगे और उसको दूर भी करेंगे। आप उस हवाले से क्या कहते हैं? क्या वो ज़्यादा लोगों के कनेक्टेड हैं, या फिर आपको लगता है कि उनके होते भी जड़ी बल कॉन्स्टिट्यूंसी जो है नेगलेक्ट हुई? देखिए, जुनैद साहब को मैं पहले बोलूँगा कि वो एक अच्छे इंसान हैं, अल्लाह ताला उनको शिफा दे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, अल्लाह ताला उनको शिफा दे। वो 5 साल तक रहे हैं मेयर। मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि उन्होंने जड़ी बल कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए क्या किया उन्होंने? 5 साल वो MOS होते हैं मेयर, आपको पता है क्या किया उन्होंने? 5 साल तक वो एक मैरिज हॉल नहीं लेके आए हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में। हमारे अगर हम जूनीमर की बात करेंगे, ये एक वाहिद एक एरिया है जहाँ पे कम्युनिटी हॉल है ही नहीं, जहाँ पे कोई ग्राउंड नहीं है, यहाँ पे मस्जिद की प्रॉब्लम है, रोड्स की प्रॉब्लम है। वो जब मेयर रहे, उन्होंने 5 साल क्या किया? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, लोगों से आपके ज़रिए सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या सिटी सिर्फ राजबाग है? क्या सिटी सिर्फ लाल चौक है? क्या सिटी सिर्फ लाल चौक के जो आउटस्कर्ट्स आधा किलोमीटर रेडियस है, क्या सिटी वही है? क्या सिटी में सदपुरा, जूनीमर, हवल, सदकदल, बाकी एरिया नहीं आते हैं क्या? 5 साल तक उन्होंने किया क्या? सिर्फ अपना वोट बैंक बनाया, जहाँ पे उनको इलेक्शन लड़ना है, सिर्फ उस एरिया में उन्होंने फोकस किया, बाकी कुछ भी नहीं। उन्होंने जो पैसा हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में लगाना था वो भी वहाँ पे लगाया, और ये सब को पता है, किसी से ढका छुपा नहीं है। चलिए उमर साहब, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आप सबका भी शुक्रिया। तो नाज़रीन, उमर हाफिज़ हमारे साथ बात कर रहे थे, जो कि जड़ी बल कॉन्स्टिट्यूंसी से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, और उन्होंने कहा कि हम तामीर व तरक्की को अपनी प्रायोरिटी मानते हैं और हम काम करेंगे अगर लोग हमें मौका देते हैं। उम्मीद करते हैं गुफ्तगू आपको पसंद आएगी। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरे कैमरामैन जावेद डार को इजाज़त। आप देखते रहिए एक्सेलशियर न्यूज़।